हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो स्पेशली नीट 2026 एस्पिरेंट के लिए होने वाला है। जो भी बच्चे नीट 2026 देने जा रहे हैं और जो भी बच्चे नीट की तैयारी किए हैं 2026 के लिए, तो उनके लिए, और जो आगे एमबीबीएस इन अब्रॉड इन उज़्बेकिस्तान के लिए प्लान कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। माई सेल्फ अदनान नईम, स्टडिंग इन द ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन ताशकंद उज़्बेकिस्तान एंड आई एम फाइनल ईयर मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट। सो आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखें आप। और ये वीडियो बेसिकली सभी बच्चों के लिए जो नीट 2026 देने जा रहे हैं उनके लिए काफ़ी बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से नीट 2026 अपेयर करें, बिल्कुल शांत होकर जाएं एग्ज़ाम देने। ये मेरा लास्ट आपके विशेष रहेंगे कि आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम देने जाएं बिल्कुल शांत होकर, और अपने पेपर्स को अच्छे से देकर आएँ। जितने भी मार्क्स आ रहे हैं उस पर डिसअपॉइंट होने की बात नहीं है। जो भी मार्क्स है उसके ऊपर आपकी करियर जज नहीं होती है। आप अगला स्टेप चूज़ कर सकते हैं अपने फ्यूचर्स के लिए। अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आप इंडिया में कॉलेज दें। अगर आपके उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, 500 प्लस आ रहे हैं, फिर भी कुछ मार्क्स के लिए आप बच रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि एक बार और नीट अपेयर करें। और अगर आपके 2-3 बार से काफ़ी उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे, गैप रह रहा है 100-200 के मार्क्स के गैप रह रही है कट ऑफ से, तो आप बिल्कुल अपने टाइम वेस्ट ना करें और अपने जर्नी को एक दूसरी तरह आगे बढ़ाएं इन एमबीबीएस इन अब्रॉड इन फॉर एनी कंट्री लाइक उज़्बेकिस्तान, रशिया। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में बात करूंगा एमबीबीएस इन उज़्बेकिस्तान के बारे में कि उज़्बेकिस्तान में किस तरह का एमबीबीएस कोर्स है, किस तरह की यहाँ लोग जो बच्चे आ रहे हैं किस तरह से यहाँ रह रहे हैं, किस तरह से यहाँ की यूनिवर्सिटी कौन सी अच्छी है कौन सी ख़राब है। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं सभी चीज़ पूरे गाइड स्टार्टिंग टू एंड कोशिश करूँगा कि मैं कवर करूँ, पूरे कंप्लीट गाइड दूँ सभी बच्चों को जो भी नीट के बाद ये वीडियो देखें उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों के माइंड में सेकंड क्वेश्चन ये आते हैं कि मैं उज़्बेकिस्तान ही क्यों चूज़ करूँ कंट्री फॉर एमबीबीएस अब्रॉड के लिए, क्यों दूसरे कंट्री को सिलेक्ट ना करें। तो इसके ऊपर मेरा जवाब ये होगा कि आप उज़्बेकिस्तान को इसलिए सिलेक्ट करें क्योंकि ये एक लो ट्यूशन फीस, लो बजट फ्रेंडली कंट्रीज है सभी बच्चों के लिए जो भी एमबीबीएस अब्रॉड के लिए खोजते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा पैसे चीज़ आती है कि पैसे कितने बजट जाएंगे टोटल ओवरऑल एमबीबीएस कोर्स ड्यूरेशन 6 ईयर में। तो सबसे बजट फ्रेंडली ये कंट्रीज़ हैं जो भी बच्चे अगर एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। सेकेंडली ये जितने भी यूनिवर्सिटी के बारे में मैं बात करूँगा ये सभी एनएमसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है एनएमसी से। और अगर आप यहाँ से डिग्री लेकर इंडिया जा रहे हैं तो आप एफएमजी नेक्स्ट में अपेयर कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये कुछ है कि जो उज़्बेकिस्तान आप क्यों सिलेक्ट करें। यहाँ के वीज़ा प्रोसेस जो है ये काफ़ी ईज़िली बच्चों को वीज़ा मिल जाती है 10 से 15 दिन के अंदर में। यहाँ के क्लिनिकल एक्सपोजर्स काफ़ी अच्छे हैं। जो भी बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं उज़्बेकिस्तान में, काफ़ी बच्चे गलत एजेंट के चक्कर में आके किसी भी यूनिवर्सिटी जो इतने अच्छे क्लिनिकल एक्सपोजर्स नहीं है, जो बहुत आउट ऑफ सिटी में सिचुएटेड है, तो वहाँ जाकर एडमिशन लेकर काफ़ी लोग फंस जाते हैं। इसलिए ये बात देखना बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं अपने फ्यूचर्स के लिए, क्योंकि इसी से आपका आगे का फ्यूचर डिसाइड होगा कि आपको यूनिवर्सिटी किस तरह से आपको पढ़ा रही है, किस तरह से आपको क्लिनिकल एक्सपोजर्स दे रही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने से पहले कि ये चीज़ देखना। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर बहुत काफ़ी अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर्स है जो मेन सिटी में, उज़्बेकिस्तान के मेन सिटी में जो यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। और उसके बाद आती है कोर्स ऑफ ड्यूरेशन। तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी है कि इंग्लिश मीडियम कोर्स में आपकी पूरी एमबीबीएस की पढ़ाई होगी, जिसमें कि आपको यहाँ काफ़ी आपको इंडियन स्टूडेंट देखने को मिलेंगे, जिससे आपको कभी भी कम्युनिकेशन का कोई दिक्कत नहीं होगी पढ़ाई में भी, कि इंग्लिश में सभी टीचर पढ़ाते हैं। तो इंग्लिश मीडियम्स कोर्स है तो बेसिकली आपकी पढ़ाई में किसी भी लैंग्वेज बैरियर, किसी भी तरह का कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं आएगा। और अगर बात करें क्लाइमेट एंड सेफ्टी की, तो क्लाइमेट बिल्कुल इंडिया की तरह ही गर्मियों यहाँ पर भी गर्मी पड़ती है मार्च से लेकर अगस्त सितंबर तक। एंड ठंड में थोड़ी सी ठंड पड़ती है जो कि एक नॉर्मल ठंड होती है हम इंडियंस के लिए। तो यहाँ पर क्लाइमेट एंड सेफ्टी, और सेफ्टी की बात करें तो मैं इस यहाँ के जैसे सेफ्टी किसी भी कंट्री में देखा नहीं है। जितनी सेफ्टी यहाँ है बच्चों के लिए बात करें, अगर लड़कों के लिए लड़की के लिए से स्पेशली, क्योंकि पेरेंट्स अगर अपने बच्चे को भेजते हैं बच्ची को भेजते हैं तो सबसे बड़ा उनका कॉन्सर्न होता है कि सेफ्टी कैसा सेफ्टी है उस कंट्री में। तो लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छी काफ़ी सेफ्टी है। हॉस्टल से लेके सभी कुछ के लिए टाइमिंग फिक्स है, अगर टाइम के बाद आपको कोई भी एंट्री नहीं मिलती है। काफ़ी अच्छा यहाँ का
सेफ्टी है यहाँ इस कंट्रीज़ की, और जो भी यूनिवर्सिटीज़ है उनकी सेफ्टी काफ़ी अच्छी है। अगर बात करें एलिजिबिलिटी एंड द नीट रिक्वायरमेंट के बारे में, जो भी बच्चे नीट अभी के एग्ज़ाम अभी देंगे इन अपकमिंग संडे, कि मैं भी ये वीडियो एक दिन पहले शूट कर रहा हूँ, तो ये अभी जो संडे को जो बच्चे नीट देंगे उन बच्चों के जो भी मार्क्स आएंगे उसके जो जो एक नॉर्मल कटअप निकलती है 150 130 मार्क्स, तो उसके जो भी बच्चे वो क्रॉस कर लेंगे वो एक एलिजिबल हो जाते हैं एमबीबीएस अब्रॉड जर्नी चूज करने के लिए। तो अगर बात करें जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए, तीनों के लिए एक कट ऑफ निकलती है जो कि एक नॉर्मल रेंज होती है 100 टू 150 के बीच में ये कट ऑफ निकलती है। तो वो जो भी बच्चे ये मार्क्स क्रॉस करेंगे तो वो इजीली एडमिशन ले सकते हैं। उनके पास 12th मार्कशीट होनी चाहिए, नीट के रिजल्ट होने चाहिए, तो ये और पासपोर्ट रेडी होने चाहिए एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करवाने के लिए। तो ये तीन जो की रिक्वायरमेंट है बच्चों के लिए ये होने चाहिए उनके पास, तभी वो एलिजिबल है एमबीबीएस अब्रॉड के लिए। अगर बात करें पासपोर्ट की, जो मैंने भी बताया कि पासपोर्ट रिक्वायरमेंट है, तो काफ़ी बच्चों को ये भी डाउट होता है कि पासपोर्ट के कैसे पासपोर्ट बनाएं। तो पासपोर्ट के कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप पासपोर्ट को नॉर्मल पासपोर्ट बनाने के लिए, अगर आपके पास काफ़ी समय बचा हुआ है तो आप नॉर्मल पासपोर्ट बनवा सकते हैं, जो कि होती है नॉर्मल, इसकी अमाउंट होती है 1500। उसके लिए आपको पहले ऑनलाइन अप्लाई करनी पड़ेगी, जो भी पोर्टल है उस पर। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है पोर्टल पे, वो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको एक अपॉइंटमेंट मिलती है। उस अपॉइंटमेंट के बाद आप जाते हैं पासपोर्ट ऑफिस में, वहाँ पर जो भी आपकी बायोमेट्रिक वगैरह होती है। उसके बाद आपको 10 से 15 दिन के अंदर में आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है, और उसके 1 वीक के अंडर में आपकी पासपोर्ट आपके घर पहुँच जाती है। तो ये एक प्रोसेस है जो अप्रॉक्स 20 डेज़ टू 25 डेज़ लग जाती है पूरे पासपोर्ट को रेडी होने में। तो अगर जो भी एट लास्ट मोमेंट में ट्राई करेंगे कि पासपोर्ट रेडी नहीं है बट मुझे एडमिशन लेना है, तो उनके लिए भी एक होती है तत्काल सेवा, जो कि आपको पासपोर्ट विद इन 7 डेज में आपके बनकर आपके पास आ जाती है, बट उसका अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होता है, अप्रॉक्स 3500 के करीब होती है। तो ये दो प्रोसेस है पासपोर्ट रेडी कराने के, जो बच्चे अभी उनके पास टाइम है तो अभी से बनाने के लिए चालू कर सकते हैं प्रोसेस। अगर एट लास्ट मोमेंट में आपको इसके लिए करना है तो तत्काल आप कर सकते हैं। तो ये दो प्रोसेस है पासपोर्ट के लिए। ये काफ़ी बच्चों का डाउट होता है कि पासपोर्ट कैसे करें। तो अब बात करें कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है एमबीबीएस अब्रॉड के लिए। तो अगर बात करें एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और नीट जो आप अभी अपेयर कीजिएगा उसके स्कोर कार्ड, और ये तीन बेसिकली इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो रिक्वायर्ड होती है। और ये 12th मार्कशीट होती है आपकी, सबमिट हो जाती है आफ्टर एडमिशन, एंड आपको ये मिलेगा जब आपकी डिग्री होगा, उसके बाद आपको ये आपको मिल जाता है आपके डॉक्यूमेंट के साथ। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पासपोर्ट होनी चाहिए आपके पास, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और आपके पास 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ होने चाहिए एंड विद वीज़ा। तो ये एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है जो आपको रिक्वायर्ड होगी जब आप ट्रैवल करेंगे। और अगर बात करें अदर डॉक्यूमेंट्स की, जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट, तो ये भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है इस कंट्रीज़ में आने के लिए, कि आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवानी पड़ती है विद गुड डॉक्टर्स, जो कि एक काफ़ी लोग होते हैं कि फ्रॉड बना के ले आते हैं। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल लीगल जो भी ऑथराइज्ड डॉक्टर है उनसे आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनाएं, एचआईवी टेस्ट करवाएं, और कोविड वैक्सीन की सर्टिफिकेट, ये सब एक लाना काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो अब मैं बात करूँगा कि ये जो बच्चे एडमिशन के लिए जो प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, तो इस एडमिशन का टाइमलाइन क्या है, मतलब कौन से मंथ से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, कब ख़त्म होती है, कब कौन से प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो ये एक एडमिशन प्रोसेस, ये एक बेसिकली 5 मंथ का एक ड्यूरेशन है, जो आपको अभी मई में आप एग्ज़ाम दे के आएँगे संडे को, तो उसके बाद से आप सबसे पहले आप इस मंथ में, पूरे मंथ में आप शॉर्ट लिस्ट करेंगे कि मुझे कौन सी कंट्री और कौन सी यूनिवर्सिटी मुझे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद अगर आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लिए हैं तो आपके एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है बेसिकली इन द मंथ ऑफ जून, स्टार्टिंग फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक। इट डिपेंड्स अपॉन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। किसी यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो जाते हैं स्टार्टिंग ऑफ जून, किसी में एंड ऑफ मई में भी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप शॉर्ट लिस्ट कर लिए अपनी यूनिवर्सिटी को, तो आप जून में जैसे ही जिस यूनिवर्सिटी में आप शॉर्ट लिस्ट किए अगर उसका एडमिशन स्टार्ट हुआ है, वैसे ही आप अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करवाएं, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें, और अपने जो एप्लीकेशन फ़ी है वो पे करें, और अपने एडमिशन को कंफर्म कराएं। और ये प्रोसेस चलेगा कम से कम 1 महीना। आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फ़ी, देन आपकी जून मंथ बेसिकली ये प्रोसेस चलती है जिस भी यूनिवर्सिटी की एडमिशन चल रही है, एंड यूनिवर्सिटी बेसिकली अपना एडमिशन लेटर स्टार्ट कर देता है इशू करना विद इन 1 वीक और विद इन 10 डेज, डिपेंड अपॉन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटीज़। तो बेसिकली जैसे आप अपने
एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे आपके विद इन 10 डेज और विद इन 15 टू 20 डेज आपका एडमिशन लेटर आपके पास आ जाएगी। इन द मंथ ऑफ जुलाई आपका एडमिशन लेटर आपके हाथ में होगी। आपके वीज़ा के लिए आपके डॉक्यूमेंट चली जाएगी, आपके पासपोर्ट सबमिट हो जाएगा। तो वीज़ा ये पूरे इन जुलाई आपके पास वीज़ा जुलाई और मिड ऑफ अगस्त में आपके पास वीज़ा लग कर आ जाएगा। इसके बाद जो आगे की प्रोसेस है टिकट एंड गोइंग टू उज़्बेकिस्तान, ये बेसिकली आपको मिड ऑफ अगस्त और द स्टार्टिंग ऑफ सितंबर में आप उज़्बेकिस्तान विद वीज़ा एंड द विद टिकट आप पहुंच जाइएगा उज़्बेकिस्तान और आप एक यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में सेटल हो जाइएगा और आपकी क्लासेस मिड ऑफ सितंबर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है ऑलमोस्ट ऑल यूनिवर्सिटी इन उज़्बेकिस्तान। तो ये है एक बेसिकली एक टाइमलाइन जो एक मई से लेकर सितंबर तक ये बच्चे को थोड़ा सा वक्त लगता है, 4 से 5 महीना ये पूरे प्रोसेस होने में। तो ये बेसिकली टाइमलाइन है। जो भी बच्चे काफ़ी पैनिक होते हैं, सर मेरा ये कब ख़त्म होगा, कब एडमिशन लेटर आएगा, कब वीज़ा लगेगा। तो पैनिक होने की बिल्कुल भी बात नहीं, क्योंकि इसमें टाइम लगती है 3 से 4 महीने। ये एक बच्चे की बात नहीं है, काफ़ी बच्चों का प्रोसेस चलता है तो थोड़ा सा वक्त इसमें लगता है। तो पैनिक होने की बिल्कुल बात नहीं है। अगर आप प्रोसेस स्टार्ट करा दिए हैं तो आपके सब कुछ स्मूथली आपका होता जाएगा, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। तो अब मैं बात करूँगा कि कौन से टॉप एनएमसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ है इन उज़्बेकिस्तान। तो आई विल टॉक इन द रैंकिंग वाइज। तो सबसे पहले पे आती है ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो ये यूनिवर्सिटीज़ की पहले नाम थी ताशकंद मेडिकल एकेडमी, जो कि अब ये चेंज ओवर हो चुका है ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो ये बेसिकली ताशकंद ताशकंद सिटी में सिचुएटेड है एंड इसकी इस्टेब्लिश हुई थी 1919 के अप्रॉक्स। एंड यहाँ दोनों कोर्स चलती है, इंग्लिश एंड रशियन। तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो इंग्लिश कोर्स में उनकी मोड ऑफ स्टडी होती है और ये एक इनकी प्रोसेस एडमिशन प्रोसेस सिर्फ सितंबर इनटेक में ही स्टार्ट होती है, क्योंकि पहले इनके 2 इनटेक होते थे। बट इस साल से ये फेब इनटेक क्लोज कर दिए, सिर्फ सितंबर इनटेक में एडमिशन होगा यहाँ। और ये काफ़ी ओल्ड एंड मोस्ट रेप्यूटेड कंट्रीज है इन उज़्बेकिस्तान, इसलिए इसका रैंकिंग टॉप 1 पे आती है। अगर बात करें सेकंड पे जो है समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, तो ये समरकंद सिटी में सिचुएटेड है एंड इसका भी इस्टेब्लिश 1930 के अप्रॉक्स हुआ था। यहाँ पर भी इंग्लिश मीडियम में स्टडी होती है और ये भी काफ़ी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ है एंड काफ़ी बच्चे यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं। काफ़ी इनके अच्छे हॉस्टल्स वगैरह फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छे हैं। थर्ड पे आती है बोखारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि सिटी बोखारा में सिचुएटेड है। अगर बात करें इनकी इस्टेब्लिशमेंट, तो अप्रॉक्स 1990 के अप्रॉक्स ये इस्टेब्लिश हुई थी ये यूनिवर्सिटी एंड इनकी मोड ऑफ स्टडी भी इंग्लिश है एंड ये काफ़ी लो कॉस्ट ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा है बुखारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। यहाँ की बजट थोड़ी कम जाती है कंपैरिजन टू द ताशकंद एंड द समरकंद। एंड फोर्थ पे आती है आपको एंडीजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिशमेंट। तो अप्रॉक्स 1990 के अप्रॉक्स ये इस्टेब्लिश हुई थी ये यूनिवर्सिटी एंड इनकी मोड ऑफ स्टडी भी इंग्लिश है एंड ये काफ़ी लो कॉस्ट ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा है बुखारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। यहाँ की बजट थोड़ी कम जाती है कंपैरिजन टू द ताशकंद एंड द समरकंद। एंड फोर्थ पे आती है आपको एंडीजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़। तो बेसिकली ये एंडीजान सिटी में सिचुएटेड है एंड इनकी एस्टेब्लिश हुई थी 1955 में। यहाँ पे भी कोर्स ऑफ मीडियम स्टडीज़ इंग्लिश एंड बेसिकली ये भी एक बजट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी है, जो कि काफ़ी पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं एंड सिटी भी काफ़ी अफोर्डेबल है, क्योंकि कुछ सिटीज़ है उज़्बेकिस्तान में वो काफ़ी महंगी है, जैसे ताशकंद। यहाँ बहुत बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। एंड इन लास्ट तो यूनिवर्सिटी की बात करें तो फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट है। ये सिटी फरगाना में सिचुएटेड है। इनकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2013 में। यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए पढ़ाई स्टार्ट हुई थी मेडिकल की और यहाँ पर भी कोर्स ऑफ ड्यूरेशन इंग्लिश है एंड ये भी काफ़ी यहाँ मॉडर्न कैंपस है इनका भी। एंड एट लास्ट ये काफ़ी चर्चे में एक यूनिवर्सिटी है जो कि ताशकंद के काफ़ी करीब है। अप्रॉक्स 2 घंटे की ट्रेन बाइक कार जर्नी है, क्योंकि एक ताशकंद सिटी के बगल में सिटी है गुलिस्तान, वहाँ से जुड़ा है गुलिस्तान स्टेट यूनिवर्सिटी एंड इसकी स्टैब्लिश हुई थी 1965 के अप्रॉक्स। एंड यहाँ पे भी कोर्स ऑफ ड्यूरेशन इंग्लिश है एंड ये भी काफ़ी बजट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी है। इसके भी बजट काफ़ी कम है एंड काफ़ी बच्चे इसके बारे में देख रहे हैं गुलिस्तान स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में। एंड यहाँ की भी जो यूनिवर्सिटी है काफ़ी मॉडर्न इस्टेब्लिश्ड है, काफ़ी कैंपस काफ़ी बड़ा कैंपस है इनका। तो अब मैं बात करूँ कि
ये एडमिशन प्रोसेस की स्टेप बाय स्टेप कैसे ये प्रोसेस स्टार्ट होती है, पूरी स्टेप मैं इसमें बात करूँगा। तो सबसे पहले कि चेक आपके जो एग्ज़ाम दे के आइएगा तो आप अपने नीट स्कोर कार्ड को देखें, अपने नीट रिज़ल्ट को देखें कि मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं एमबीबीएस अब्रॉड के लिए। आप कट ऑफ क्रॉस किए हैं कि नहीं? इफ़ यू हैव क्रॉस द कट ऑफ देन मैंने आपको पहले ही बताया कि आप अपनी यूनिवर्सिटी को शॉर्ट लिस्ट करें एग्ज़ाम देने के बाद कि कौन यूनिवर्सिटी में मुझे जाना है, कौन सी कंट्री की कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। अगर आप चेक लिस्ट कर चुके हैं तो आप अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर चुके हैं, आप उस यूनिवर्सिटी को अप्लाई करें थ्रू एन एजेंट या फिर अगर आप किसी नोन को जानते हैं उनके थ्रू या फिर हमारे थ्रू भी आप अप्लाई करवा सकते हैं। तो वी विल हेल्प यू इन ऑल द फुल एडमिशन प्रोसेस। तो हमारे से आप कांटेक्ट करें, फिर वी विल अप्लाई यू फॉर द एडमिशन in which university you are shortlisted in Uzbekistan. We actually apply for all university in Uzbekistan, and after that we will apply for your admission, and फिर आपको 1 वीक के अंदर में आपको एडमिशन लेटर या विदिन 10 डेज और 15 डेज आपकी एडमिशन लेटर आएगी आपके अप्लाई होने के बाद। उसके बाद आपकी वीज़ा प्रोसेस लगती है, वो अप्रॉक्स 20 टू 1 मंथ के बाद। वीज़ा लगने के बाद फिर आपको वीज़ा रिसीव होगी अप्रॉक्स डॉक्यूमेंट जाने के विदिन 10 डेज। फिर आपकी फ़्लाइट बुक होगी। फिर उसके बाद आप अराइव करेंगे उज़्बेकिस्तान, जिस भी सिटी में आप एडमिशन लिए, जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए वहाँ पर अराइव करेंगे। फिर वहाँ पर आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, फ़ीस जमा होगी, जो भी फ़ीस आपको पे करनी है। उसके बाद से आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी। तो ये एक फुल स्टेप है, इन शॉर्ट मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ कि ये एक पूरा स्टेप होती है फ्रॉम नीट टू टिल क्लास स्टार्ट। तो ये एक प्रोसेस है बेसिकली। तो काफ़ी बच्चों को इशू आती है कि सर वीज़ा जो प्रोसेस है वो एक्चुअली होता किस तरह है, वो हमें करानी पड़ती है या फिर आप करा कर दोगे। तो एक्चुअली वीज़ा प्रोसेस जो है उज़्बेकिस्तान एम्बेसी इन इंडिया में, जो उज़्बेकिस्तान की एम्बेसी सिचुएटेड है न्यू दिल्ली में, तो वहाँ से बेसिकली वीज़ा लगती है। इसमें बच्चों को कोई भी ज़रूरत नहीं है कि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो सारे प्रोसेस हम करवा कर देते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं, वो सब हमारी ज़िम्मेदारी है। आपकी पासपोर्ट हमारे पास आती है, उसके बाद हम आपकी वीज़ा खुद लगवाते हैं, खुद आपकी टिकट बुक करते हैं। आपको किसी भी चीज़ के लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली अगर आप हमें अब आपका वीज़ा प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट होगा, आप 15 टू 20 डेज़ में आपकी वीज़ा आपके हैंड में आपके पासपोर्ट वापस मिल जाएगा विथ योर वीज़ा। तो ये बेसिकली एक वीज़ा का प्रोसेस है जो काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि किसके थ्रू करवाते हैं, हमें करवानी पड़ती है, आप करवा के देते हो। तो ये बेसिकली एक प्रोसेस है वीज़ा का, जिसका चार्ज अप्रॉक्स 250 टू $300 के करीब पड़ती है। वो जो एक्चुअल चार्ज है गवर्नमेंट की, वही हम लोग लेते हैं बच्चों से, कोई इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिया जाता। तो अगर बात करें अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट ओवरव्यू क्या है, अगर हम बात करें इन ट्यूशन फीस के, तो मिनिमम आपको 2 लाख पर ईयर से लेकर 4.5 लाख पर ईयर वेरीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो ये एक बेसिकली ट्यूशन फीस है। मैं किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बजट बता रहा हूँ मिनिमम टू मैक्सिमम कितने हो सकते हैं ट्यूशन फीस पर ईयर। जितने भी जिसके बारे में बात करूँगा सब पर ईयर में बात करूँगा। अगर बात करें हॉस्टल्स एंड मेस, रहने और खाने का अप्रॉक्स 1 लाख टू 1.8 लाख तक जाती है पर ईयर, जो कि ये भी एक डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटीज़। एंड टोटल एमबीबीएस फॉर 6 ईयर ये भी बेसिकली 15 लाख टू अप्रॉक्स 30 लाख तक जाती है, 28 टू 30 लाख तक जाती है। इसमें भी सारे एक्सपेंसिव इंक्लूड होते हैं, इसमें सब कुछ इंक्लूड करके ये मैं बता रहा हूँ एक टोटल एमबीबीएस इन अब्रॉड ये बजट जाती है। डिपेंड अपॉन यूनिवर्सिटी आप कौन सी यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट किए हैं। और जो वन टाइम कॉस्ट सेटअप है ये भी बेसिकली 50,000 टू 1 लाख तक जाती है। इट डिपेंड अपॉन आप कितने ट्रैवल कर रहे हैं अपने घर से वापस कंट्री, और कब कितने बार आप आ जा रहे हैं। ये बेसिकली एक वन टाइम सेटअप कॉस्ट है। तो अगर बात करें बच्चे क्यों सिलेक्ट करते हैं एमबीबीएस अब्रॉड रेदर देन प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन इंडिया, तो बेसिकली अगर बात करें प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन इंडिया आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट अप्रॉक्स 70 लाख टू 1 CR तक जा सकती है। वही अगर आप एमबीबीएस इन अब्रॉड सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी आपकी बजट अप्रॉक्स 25 टू 30 लाख मैक्स तक जाती है। तो इससे पेरेंट्स के काफ़ी पैसे बच जाते हैं, और ये एक काफ़ी सही डिसीजन होती है, क्योंकि अब क्यों आपको पैसे वेस्ट करना प्राइवेट यूनिवर्सिटी में करके एक 70 लाख 80 लाख। जो वहाँ के बच्चे डॉक्टर बनेंगे वही यहाँ पर भी आप एफएमजी नेक्स्ट निकाल के वही आप भी बनिएगा। तो कोई डिफरेंस नहीं आती है, बट ये है कि आप घर से बाहर रहना पड़ता है आपको 6 साल। ये एक सेक्रीफाइस होते हैं सभी बच्चों का।
तो बेसिकली ये था मेरा पार्ट 1 का एक व्लॉग जो मैं कोशिश कर रहा हूँ एक सीरीज स्टार्ट करने का। तो अब मैं नेक्स्ट व्लॉग में लाऊंगा सेपरेट यूनिवर्सिटीज़ की, सभी यूनिवर्सिटीज़ की जो भी मैं टॉप 5 to 6 यूनिवर्सिटी के बारे में बात किया हूँ इस व्लॉग में। तो मैं कोशिश करूँगा सभी पे एक सेपरेट एक वीडियोस बनाऊँ, एग्जैक्ट ए टू जेड उन यूनिवर्सिटी के बारे में सभी चीज़ें, हॉस्टल फैसिलिटीज़ कैसी है, वहाँ के कितने बजट जाते हैं, वहाँ की टोटल फी स्ट्रक्चर्स क्या है, क्या कौन से चार्जेस लगते हैं, एडमिशन प्रोसेस कब स्टार्ट होती है। तो मैं कोशिश करूँगा मैं सभी यूनिवर्सिटी पे एक सेपरेट वीडियो बनाएं। तो ये बेसिकली ये व्लॉग मेरा पार्ट 1 व्लॉग था। अब मैं स्टार्ट करूँगा पार्ट 2 व्लॉग जिसमें मैं सभी सेपरेट यूनिवर्सिटी को डिस्कस करूँगा अलग अलग। So the part 2 vlog will be coming soon. So full review of the universities and fee structure of every top university in Uzbekistan. So if you have any questions regarding the MBBS in the Uzbekistan, drop them in the comment below and please like, share and subscribe. Thank you.